औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी आर डिस्कसिंग विटामिन ए और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और साथ ही हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, विटामिन ए deficiency is a major public health problem worldwide। ये आपकी हॉर्पर की हेडिंग है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए कि वर्ल्ड वाइड विटामिन ए डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, हमने जो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस डिस्कस किए हैं या एक्शंस ऑफ विटामिन ए डिस्कस किए थे, जिसमें 4 इसके फंक्शंस थे, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। उसी की बेस के ऊपर हम इसकी डेफिशिएंसी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किए थे विटामिन ए के। मेन 2 जो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किए थे, एक तो इसका विजुअल साइकिल डिस्कस किया था, रिसेप्टर्स के साथ मिलकर जो है डिफरेंट सेल की मेंटेनेंस, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से उसी हिसाब से 2 मेन इफेक्ट्स होंगे बॉडी में। एक तो इसकी ये सेल डिफरेंशिएशन जो कर रहा था वो नहीं होगी और उस सेल की मेंटेनेंस नहीं होगी। जो मेन इंपॉर्टेंट सेल मेंटेनेंस में इसका रोल है, दैट इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब जहां जहां सीलिएटेड एपिथेलियम है, जो कि आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, उस सब जगह के ऊपर अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी तो ये एपिथेलियम मेंटेन नहीं रह सकेगी और इसको रिप्लेस करेगी एक ज़्यादा डिफेंसिव एपिथेलियम, जो कि आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम है, केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये आप हिस्टोलॉजी के लेक्चर्स में डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे। और मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया ये है रिप्लेसमेंट ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप विद एन अदर एडल्ट सेल टाइप। मसलन यहाँ कॉलमनर एपिथेलियम थी, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम थी, अगर इसी जगह के ऊपर सपोज ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, ब्रोंकाई की एपिथेलियम है, अगर ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रिप्लेस हो जाए स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ, तो इसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। तो बेसिकली विटामिन ए डेफिशिएंसी में जो मेन इफेक्ट आता है और इसकी वजह से जो डिफरेंट डिजीजेस क्रिएट होती हैं, वो इसका स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है। डिफरेंट जगह के ऊपर, इन द यूरिनरी ट्रैक, इन द स्किन, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन द आई सरफेस, ये सब जगह के ऊपर बेसिकली स्क्वेमस, केराटिनाइजिंग स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे। Vitamin A deficiency can lead to replacement of lining of the upper respiratory passage and urinary tract by the keratinizing squamous cells. Loss of mucociliary epithelium of the airway predisposes affected patients to the pulmonary infection or urinary tract infection or eye issues. ठीक है, अगेन नॉर्मली जो है डिफरेंट जगह के ऊपर सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। सीलिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। अगर विटामिन और इस सीलिएटेड एपिथेलियम, चाहे वो कॉलमनर है या सूडो स्ट्रेटिफाइड है, को मेंटेन करने के लिए, यहाँ मौजूद रहने के लिए, अपना सर्वाइवल रखने के लिए, वन ऑफ द की फैक्टर इज विटामिन ए की सप्लाई है। डाइटरी सप्लाई जो है विटामिन ए की मुसलसल इस एपिथेलियम को मिलती रहे। जैसे अगर घास को मुसलसल पानी मिलता रहे तो वहां मौजूद रहेगी, अगर नहीं मिलेगा तो वो वहां से खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर विटामिन ए की सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ मिलती रहेगी तो सीलिएटेड एपिथेलियम रहेगी, अगर नहीं मिलेगी तो वो रिप्लेस हो जाएगी स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ। सिंपल स्क्वेमस नहीं है, बल्कि एक केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, तो इसके साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगी। जब ये रिप्लेसमेंट होगी
तो आई के ऊपर दो किस्म के इफेक्ट आएंगे, जो है ये इफेक्ट हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। ओके, सबसे पहले जो है हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का जो इफेक्ट देखेंगे वो ऑक्यूलर इफेक्ट्स हैं। ऑक्यूलर इफेक्ट्स जो है वो कॉमनली जो कॉमन टर्म है, जो अगेन मिसनोमर है, विच इज नाइट ब्लाइंडनेस। जो एक्चुअल वर्ड है दैट इज नाइक्टल ओपिया, ठीक है। नाइक्टल ओपिया जो है ये एक्चुअल वर्ड है। नाइट ब्लाइंडनेस मिसनोमर क्यों है? क्योंकि बेटा हम अंधेरे में वैसे ही नहीं देख सकते, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो मिसनोमर है बेसिकली, ये डिम लाइट ब्लाइंडनेस है या नाइक्टल ओपिया है। नाइट ब्लाइंडनेस है क्योंकि कॉमनली चलता आ रहा है, तो इसलिए बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। ओके, ये नाइट ब्लाइंडनेस होती क्यों है? तो विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल, ठीक है, प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। The earliest sign of this deficiency is loss of sensitivity to green light. शुरू में ग्रीन लाइट को जो है वो को देखना जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपका विटामिन ए जो है डेफिशिएंसी परसिस्ट करती है तो एडॉप्टेशन टू द डिम लाइट वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली कंप्लीट नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है ये हम विजुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं कि आपका जो विजुअल पिगमेंट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हमारा विटामिन ए का है, ठीक है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो विजुअल साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से एडॉप्टेशन टू द लाइट जो है वो कम हो जाएगी। अगर ये प्रोलॉन्ग रहती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी फिर भी नहीं मिलती और मुसलसल चलती रहती है, तो अल्टीमेटली जो ब्रॉडर टर्म है जीरो ऑप्थेल्मिया, ठीक है, विच इज अ प्रोग्रेसिव केराटिनाइजेशन ऑफ द कॉर्निया एंड अल्टीमेटली कंप्लीट अ परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओके, दोबारा से देखते हैं हम कि डबल इंपैक्ट होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी का। एक सुपरफिशियल इफेक्ट होगा और दूसरा विजुअल पिगमेंट का इफेक्ट होगा, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। लेकिन जो है बाहर की आंख को क्या क्या हो सकता है, हमने बात की कि स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ रिप्लेसमेंट होगी। स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ रिप्लेसमेंट होगी तो डक्ट्स ब्लॉक्स हो जाएंगी, केराटिनाइजिंग होगा, डक्ट की ब्लॉकेज होगी। डक्ट की ब्लॉकेज होगी तो ड्राइनेस होगी। ड्राइनेस की दूसरी वजह स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया और डक्ट ब्लॉकेज की वजह से कहीं कहीं स्पॉट्स जो हैं वो आपके बन जाएंगे आंख के ऊपर। इनको बाइटर्ट स्पॉट्स भी कहते हैं, ठीक है, बाइटर्ट स्पॉट्स। कॉर्नियल अल्सर होगा क्योंकि ड्राइनेस की वजह से अल्सरेशन होगी। ये अल्सरेशन जो है बाद में आंख को डैमेज भी कर सकती है। केराटोमलेशिया, ठीक है, कॉर्नियल डैमेज भी हो जाएगा, अल्टीमेटली सॉफ्टनेस होगी या कॉर्नियल डिटैचमेंट भी हो सकती है, ठीक है। और जो अंदर रेटिना के ऊपर वो नाइट ब्लाइंडनेस होगा क्योंकि विजुअल पिगमेंट की कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं मिल रही। ओके, जीरो ऑप्थेल्मिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत बड़ा मेजर इशू है, स्पेशली यंग बच्चों में। तो इसकी वजह से जो हमारा यहाँ ईपीआई प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट वैक्सीनेशंस होती हैं, उसमें विटामिन ए के कैप्सूल्स भी शामिल अब कर दिए गए हैं ताकि बच्चों में जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये प्रिवेंटेबल है, आप इसको रोक सकते हैं। किन सब चीजों को रोक सकते हैं? कंजक्टाइवल एंड कॉर्नियल जीरोसिस। जीरोसिस कहते हैं, जीरोस मींस ड्राई एंड ओसिस मीन डिजीज, ठीक है, कि जीरोसिस को खत्म कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का ही एक पार्ट है ये जीरो ऑप्थेल्मिया का, जो है वो एक अर्ली फॉर्म है। बाइटर्ट स्पॉट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, नाइक्टल ओपिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, रेटिनोपैथी या अल्टीमेटली जिसको हम परमानेंट ब्लाइंडनेस कहते हैं, आंखों का जाया हो जाना, रेटिनल डिटैचमेंट, इन सब को रोका जा सकता है सिंपली विटामिन ए की सप्लाई को मेंटेन करके। विटामिन ए बहुत चीपर सोर्स है बेटा, गाजरें खा लें, आम खा लें, ठीक है, आजकल जैसे बकरा ईद था कि लिवर सोर्सेज एनिमल में बहुत ज़्यादा रिच सोर्सेज हैं विटामिन ए के। ये सब चीज़ें डाइटरी सोर्सेज हैं। अदरवाइज जो इसकी कैप्सुलेटेड फॉर्म है वो भी बहुत सस्ती सी है, ठीक है। तो बच्चों को आजकल जो है
जो ईपीआई प्रोग्राम है उनमें विटामिन ए के कैप्सूल्स भी शामिल किए गए हैं। पोलियो ड्रॉप्स के साथ साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स भी या कैप्सूल काट कर बच्चों को जो है इधर पाकिस्तान में भी पिलाते हैं, क्योंकि 80% जो है हम जो ब्लाइंडनेस की काज है डेट इज जीरो ऑप्थेल्मिया, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम बच्चों में इजीली कवर अप कर सकते हैं। ओके, रोल ऑफ विटामिन ए इन द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 में मल्टीपल विटामिन का, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। विटामिन ए का पर्टिकुलरली कोविड में क्या रोल हो सकता है, इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं। हमने जैसे बार बार पहले पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स की मेंटेनेंस और डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एपिथेलियम सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूकस सक्रीटिंग सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कोविड में क्या हो रहा है बेटा, अभी तक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हम इसकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर सके। जो अभी तक हम जिसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, एक तो प्रिवेंशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एम्फेसिस है, और दूसरा जो एम्फेसिस है हमारा, वो जितनी भी हमारी ट्रीटमेंट बेस कर रही है वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी के ऊपर कर रही है। और नेचुरल इम्यूनिटी बेसिकली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका इन 3 सेगमेंट्स का है। लाइक के अगर एपिथेलियम जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम है वो ही चेंज हो जाए, ठीक है, उसमें सीलिएटेड ना रहे बल्कि स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाए, तो अगर सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं होगी बेटा तो आपका कफ रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। जो उथू आता है, जरा सा एक पानी का कतरा भी चला जाए तो फौरन उथू आ जाता है, फौरन कफ कर देते हैं आप, ठीक है। किसी किस्म का पैथोजन जाए तो वो सीलिया उसको प्रोपल आउट कर देते हैं। ये चीजें नहीं होंगी, पैथोजन को एंगेज नहीं करेगा अर्ली लेवल के ऊपर, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा वो एक्सपोज होगा फॉर मल्टीपल पैथोजेंस को, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अगर अपार्ट फ्रॉम द कोविड विटामिन ए डेफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है पेशेंट, जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, लाइक नमोनिया में भी उसको इजीली हो सकता है। ये सब चीज़ें पेशेंट को विटामिन ए डेफिशिएंसी में बहुत इजीली हो सकती हैं। दूसरा पार्ट जो है वो मेंटेनेंस ऑफ द एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम में जो नेचुरल इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका मोनोसाइट्स का, न्यूट्रोफिल्स का, और एंटीबॉडीज तो अभी बाद में स्पेसिफिक बनती हैं, ठीक है। लेकिन न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सेल की मैच्योरेशन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इम्यून सेल्स की मैच्योरेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ए का। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो मैच्योरेशन के जो जितने भी स्टेप्स हैं वो इतनी इजीली कंप्लीट नहीं होंगे। तो कोविड में बेटा जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसमें इम्यून सेल्स की मेंटेनेंस है और म्यूकस एपिथेलियम की मेंटेनेंस है, उसमें विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए विटामिन ए अगर पहले लोग नहीं भी ले रहे थे तो आजकल जो है हम उसकी इंडिकेशन बन गई है, और डेली रूटीन में विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी जो है वो पेशेंट को इनकरेज किया जा रहा है, या आम जनरल कम्युनिटी को इनकरेज किया जाता है कि आप डेली बेसिस पे ये विटामिन के सोर्सेज लें या विटामिन की थेरेप्यूटिक जो है प्रिपरेशंस ले लें। ओके, विटामिन ए डेफिशिएंसी हैज अ डबल इम्पैक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम। विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो है वो डबल इम्पैक्ट होता है इम्यून सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेंटेनेंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स जो है वो सिस्टम डिपेंड करता है विटामिन ए के ऊपर। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी ससेप्टेबल होगी सिंपल इन्फेक्शंस को। मीजल भी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, इन्फेक्शियस डायरिया भी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, सिंपल इन्फेक्शंस भी जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस बनती जाएंगी। सेकेंड इंपैक्ट जो है इसकी डेफिशिएंसी का क्या होगा कि जो आरबीपी है, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो बेसिकली नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है।
ठीक है। एक पॉजिटिव अक्यूट रिएक्टेंट प्रोटीन होती है, जैसे कि जिसमें ESR हम नोट करते हैं या CRP नोट करते हैं या सीरम फेरेटिन नोट कर रहे होते हैं, ये पॉजिटिव अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है। जबकि अगर इन्फेक्शन बॉडी में हो तो ये तीनों चीजें ज्यादा हो जाती हैं, फेरेटिन ज्यादा हो जाएगी, CRP ज्यादा हो जाएगा, ESR ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो इन्फेक्शंस में कम हो जाती हैं। उसमें एक प्रोटीन आपकी रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। जब रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन कम होगी तो बॉडी में विटामिन ए को कैरी करने की कैपेसिटी, ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी मजीद कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो रहा सहा बॉडी में जो स्टोर्ड लिवर में आपका विटामिन ए था वो भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से बॉडी की इंफेक्शन जो है, जो सिंपल इंफेक्शंस भी हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती हैं। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ विटामिन ए जो है बेटा, वो आपकी लिपन कार्ड में बड़े अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, जिसमें एक्नी एंड सोरियासिस है। सोरियासिस मोस्टली जो है बेटा वो स्किन, ये दोनों स्किन डिजीजेज हैं, और सोरियासिस अभी तक कोई सक्सेसफुली हम ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन एडजुवेंट जो थेरापी है उसमें विटामिन ए का बहुत रोल है। इसमें माइल्ड केसेस ऑफ स्किन एजिंग, एक्नी और स्किन एजिंग में ट्रेनिट्रॉन या ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड यूज होता है। और जो सीवियर केसेस ऑफ एक्नी, एक्नी के 5 ग्रेड हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा एक्नी है तो उसमें ओरल प्रिपरेशन भी दी जा सकती है, जिसको आइसोट्रेनिट्रॉन कहते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ये अब हम आगे जाके देख लेते हैं कि आइसोट्रेनिट्रॉन जो है हमें बहुत केयरफुली यूज़ करनी पड़ती है। ये डिफरेंट मार्केट प्रिपरेशन है, सभी विटामिन ए की हैं। ये आपको सिंपल दिखाने के लिए नेट से पिक्चर्स लिए कि विटामिन ए जो है, ये ट्रेनिट्रॉन आप देखें, ये विटामिन ए की जो डिफरेंट एक्नी की प्रिपरेशंस हैं, ये सारी जो है उसमें ट्रेनिट्रॉन जो है, ये इसका केमिकल नेम है विटामिन ए का। ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में विटामिन ए जो है एक्नी के लिए और सोरियासिस के लिए जो है यूज होती हैं। जो सेकंड यूजेज है ऑफ द रेटिनोइक एसिड, वो अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, जिसको APML भी कहते हैं। अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया क्या होता है बेटा, ये हम डिफरेंट मैचुरेशन फॉर्म्स ऑफ माइलाइड सीरीज हैं, जिसमें माइलोब्लास्ट जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है न्यूट्रोफिल में, इओसिनोफिल में, बेजोफिल में। सपोज यहाँ न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट होना था, लेकिन कैंसर में, ये अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में, वाइट ब्लड सेल ल्यूकीमिया की एक टाइप है, इसमें मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोमाइलोसाइट आगे फर्दर मैच्योर नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये देखें, ये इसकी मैच्योरेशन फॉर्म है, पहले माइलोब्लास्ट होगा, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड और ग्रैन्युलोसाइट्स। यहाँ बेटा कैंसर में याद रखिएगा और डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें एक मैकेनिज्म जो है मैच्योरेशन अरेस्ट है, ठीक है। मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाएगा, प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। और जबकि हम पहले बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन में विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, जिसमें प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, में अगर हम विटामिन ए देना शुरू कर देंगे, यानी कि रेटिनोइक एसिड देना शुरू कर देंगे, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट में आगे कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, और कैंसर की जो फॉर्म है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली प्रोमाइलोसाइट बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आगे मैच्योर होते जाएं और अल्टीमेटली एपोप्टोसिस हो जाए। लेकिन ये सिंगल ट्रीटमेंट नहीं होती, इसमें मल्टीपल और हमें मेथडोलॉजीज भी साथ यूज करनी पड़ती है। ये आपकी लिपनकॉर्ड की पिक्चर है कि थेराप्यूटिक यूजेस जो हैं वो रेटिनॉल एस्टर के, रेटिनॉल के, कैरोटीन्स के या ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड के जो है वो मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम है। जितनी भी रिप्रोडक्शन सिस्टम की मेडिसिन हैं, जैसे गोनेडल एफ वगैरह है, उसमें सब में विटामिन ए होता है। मेंटेनेंस ऑफ द विजन है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि गाजरें खाएं नज़र अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ द विजन है, फिजियोलॉजिकली भी जो है वो मेंटेनेंस ऑफ द विजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ है, बच्चों में ग्रोथ इश्यूज जो हैं वो सब जो है आजकल विटामिन ए डी के कैप्सूल जो है वो बार बार रिकमेंड किए जाते हैं। डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल एक्सप्रेशन है, जिसमें अब 2 डिजीजेज आ जाती हैं, जिसमें सोरियासिस है और एक्नी है, ठीक है। और अक्यूट ऑफ कोर्स अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड जो रोल है वो डेट इज ट्रीटमेंट ऑफ द एक्नी, जिसमें सिस रेटिनोइक एसिड जो है
वो हम ओरली अगर देना पड़ता है तो इसका क्या हमें जो है एक प्रिकॉशंस हमें बार बार देखनी पड़ती है, वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए टॉक्सिसिटी। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी क्यों होगी बेटा, ये हम पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए जो है वो लिपिड सॉल्युबल विटामिन है। मींस कि इसकी एब्जॉर्प्शन भी लिपिड के साथ होगी और इसकी एक्सक्रीशन भी लिपिड की तरह होगी। और आपको पता है कि लिपिड कोई इतना इजीली जो है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, यानी कि यूरिन के जरिए एक्सक्रीट नहीं होता, कोई स्टूल के जरिए एक्सक्रीट नहीं होगा, कोई प्रेस्पिरेशन के जरिए एक्सक्रीट नहीं होगा, कोई आपकी जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं उससे एक्सक्रीट नहीं होगा। ठीक है, ये अगर एक दफा बॉडी में आ गया तो इसकी एक्सक्रीशन इतनी इजीली नहीं होगी, इसलिए इन विटामिन्स की जो है वो टॉक्सिसिटी लेवल्स, जो विटामिन ए, डी, ई और के है, इनके टॉक्सिसिटी लेवल जो है कंपैरेटिव टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो ज्यादा होते हैं। अंडरलाइन काज क्या हो सकती है कि बॉडी एक खास लिमिट तक जो है वो मेटाबोलाइज कर सकती है विटामिन ए को। अगर ज्यादा विटामिन ए बॉडी में आ गया है तो मेन अंडरलाइंग इशू जो है वो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ठीक है बेटा, ये आरबीपी नहीं है, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन ये इंट्रासेलुलर, जो कि हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, न्यूक्लियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, उसमें हमने पढ़ा था ये इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स। जिन सेल्स में इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स नहीं होंगी वहां इसकी कोमुलेशन ज्यादा डैमेज करेगी, वहां ये यूज नहीं होगा। साइटोक्रोम P450 सिस्टम के जरिए जब इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो इसके ऐसे मेटाबोलाइट्स बनेंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस करेंगे या टिश्यू डैमेज करेंगे। और ये किन किन सेल्स में नहीं होता इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो एम्ब्रियोनिक सेल्स है। जो छोटे बच्चों में इंट्रायूटराइन लाइफ जो होती है उसमें इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स नहीं होती उन सेल्स में। इस वजह से विटामिन ए इज अ टेराटोजेनिक कहते हैं, जो कि फीटस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये आगे चल के हम पढ़ते हैं। एक टर्म होती है बेटा हाइपर विटामिनोसिस ए। ठीक है, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी जो है मल्टीपल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज करती है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे विच इज हेडिक, नोजिया, टैक्सिया, एनोरेक्सिया। ये बेसिकली रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से होता है। विटामिन ए टॉक्सिसिटी में रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाता है, इसको हम सूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी कहते हैं। ठीक है, सूडो ट्यूमर सेरिब्राई या बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन विच इज अ साइन ऑफ हाइपर विटामिनोसिस ए। लीवर में बेटा हमारे दौर में जो रॉबन्स थी उसके जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर ये मैकेनिज्म दिया हुआ था, आजकल नहीं, खैर आपके उसमें नहीं दिया हुआ, कि हेपेटोमेगैली करता है विद द हिस्टोलॉजिकल चेंजेस एंड हाइपरलिपिडीमिया। लीवर सिरोसिस भी कर सकता है अगर विटामिन ए की एक्सेस ज्यादा हो। कैल्शियम होम्योस्टेसिस को डिफरेंट तरीके से डैमेज करेगा, कि कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया भी करेगा और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज में ये कैल्सिफिकेशन भी कर सकता है, और बोन्स में ये ऑस्टियोक्लॉज को एक्टिवेट भी कर सकता है और फ्रैक्चर भी कर सकता है। दोनों तरह के इफेक्ट ये शो कर सकता है। ठीक है, बोन पेन्स भी करेगा। स्किन में जो है एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाएगी, डिस्कोमेशन और एलोपेशिया हो सकता है। आइसोट्रेनिट्रॉन, जिसका हम बार बार पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं, छोटे इंट्रायूटराइन जो एम्ब्रियो जो होता है उसमें जो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ विटामिन ए नहीं होती, जिसकी वजह से हम विटामिन ए जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत प्रिकॉशंस के साथ देते हैं, गो के इसकी डिमांड उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम एक खास लेवल के ऊपर इसको नहीं दे सकते, स्पेशली आइसोट्रिनिट्रॉन फॉर्म को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये टेराटोजेनिक है, ये जो एम्ब्रियो को डैमेज करता है, स्पेशली उसकी जो मेंटल ग्रोथ है उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हमेशा अगर टेरिटिनॉइन अगर आपने देना है इन अ प्रेग्नेंट या चाइल्ड बेरिंग एज में, फीमेल में जिनमें एक्नी के इश्यूज ज़्यादा हैं, तो उसमें हमेशा पहले
प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। उसके प्रेगनेंसी के टेस्ट करवाए जाएंगे, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर आइसो ट्राइटिनोन जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड है, वो देना ऑलमोस्ट जो है वो एक क्राइम होता है, इसमें वो आपको सू कर सकते हैं। ओके, एक पेपर बार बार शुरू से ही आपको दिखाता आ रहा हूं, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। ये आपका लास्ट ईयर सप्ली का यूएचएस का पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन आया था, अ 5-year-old बॉय इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद अ हाई ग्रेड फीवर, कंफ्यूजन एंड स्किन रैशेस suggestive of measles. He has a history of recurrent respiratory infection over a last 6 months. The patient's family has recently immigrated from the rural Russian province. He is suggested a vitamin supplementation which showed a marked improvement. इसका पार्ट 1 है, विच वाइटामिन वाज सजेस्टेड, गिव इट्स नेचुरल फॉर्म, ठीक है। इसके वाइटामर्स बताएं, क्या क्या नेचुरल फॉर्म्स हैं और कौन सा विटामिन सजेस्ट किया गया। ये 1 नंबर का था। गिव डाइटरी सोर्सेज, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट विद स्टोरेज ऑफ दिस विटामिन, राइट डाउन इट्स थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस। बेटा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई क्लू नहीं दिया हुआ। मैंने आपके ये 5 लेक्चर्स में जो कवर किया है वो हार्पर भी कंप्लीट है और लिपनकॉर्ट भी कंप्लीट है। ये 2 रिकमेंडेड बुक्स हैं। इन दोनों रिकमेंडेड बुक्स में कोई ऐसी डिजीज नहीं दी हुई जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, तो इसकी वजह से इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स भी मिले थे। एनीवेज, ये मुश्ताक साहब की बुक से एक सिंपल एक क्लू है विच इज अ मीजल्स, ठीक है। मीजल्स की ट्रीटमेंट में मुश्ताक साहब की बुक में लिखा हुआ है कि आप जो है वो विटामिन ए देंगे, सिंपल एक पैराग्राफ एक सेंटेंस लिखा हुआ है। उसकी बेस के ऊपर ये सिंपल एक मीजल का एक क्लू है जिससे विटामिन ए की इंडिकेशंस का पता चलता है। अदरवाइज इस पूरे सिनेरियो में किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिल रही, ठीक है। सिनेरियो क्या था कि एक 5 साल का बच्चा था, उसको बार बार कफ हो रही थी और मल्टीपल इश्यूज थे, तो रूरल बैकग्राउंड से वो आया था। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया और एक विटामिन दिया। जब विटामिन दिया तो उसकी वजह से उसके सारे पिछले प्रॉब्लम जो है वो जो है इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। वो विटामिन कौन सा था वो आपने बताना है और उसकी नेचुरल फॉर्म्स यानी कि विटामिन्स बताने हैं, इसके डाइटरी सोर्सेज बताने हैं, एब्जॉर्प्शन बतानी है और ट्रांसपोर्ट बताना है। वही पैटर्न जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपने विटामिन्स को इसी पैटर्न से अटेम्प्ट करना है, ये याद करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। और थेराप्यूटिक यूजेस हार्पर में नहीं दिया हुआ, लिपनकॉर्ट में थेराप्यूटिक यूजेस जो दिए हुए हैं। इसमें बेटा आंसर जो है वो विटामिन ए था। मोस्ट ऑफ बच्चे गलत करके आए थे, ठीक। तो विटामिन ए में जो है बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल इन्फेक्शंस भी वो जो है वो लीथल हो जाती हैं, उनकी वजह से सिंपल इन्फेक्शंस की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो जिसमें और पेशेंट्स जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो पेशेंट है वो प्रोन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है मल्टीपल जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को, ठीक है। Several recent investigations have indicated that vitamin A treatment of a children with the measles in a developing countries, ठीक है, in a developing country, वो रूरल बैकग्राउंड का दिया हुआ था उन्होंने, has been associated with the reduction in morbidity and mortality. Vitamin A is necessary substrate for preventing epithelial cells integrity and additional play a role in इम्यून मॉड्यूलेशन, ठीक है। विटामिन ए को आज हमने सम अप किया है। किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।